सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कोटेशन है कि इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप एंड टुगेदर वी आर एन ओशियन। अर्थात हम जब अकेले हैं तो हम एक बूंद के समान होते हैं, लेकिन यदि हम साथ में हैं तो हम एक समुद्र होते हैं। बचपन में भी हमने कहानी सुनी है कि अकेली जो लकड़ी होती है, सिंगल लकड़ी, वो टूट जाती है, लेकिन लकड़ी का जब गट्ठर होता है तो वो आसानी से नहीं टूटता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि एकता के अंदर ताकत है, यूनिटी के अंदर पावर होती है। और आज दोस्तों जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो भी कुछ इस प्रकार का ही है, और टॉपिक जो है वो है बहुलक। अकेला अणु जब बहुत सारे अणुओं से मिलता है तो ऐसी स्थिति में उसकी एक अलग ही पहचान होती है। क्या होता है बहुलक, बहुलक के क्या प्रकार हैं, ये सब कुछ जानने का प्रयास आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि अब बात करें तो रीड के अंदर आपके रेसे और प्लास्टिक दिया हुआ है। और याद रखिएगा बच्चों, रेसे और जो प्लास्टिक है, ये रेसे और प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, इसलिए वहां पर रेसे और प्लास्टिक से क्वेश्चन बनता है बहुलक के अंदर। इसलिए याद रखें, ये टॉपिक जो है इसको किसी भी मायने के अंदर परीक्षा के हिसाब से आप नजरअंदाज न करें। इसके अलावा भी यदि अपन बात करें, 8th क्लास के अंदर भी दिया हुआ है, ये 12th क्लास के अंदर भी है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एकेडमिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि बहुलक क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। अकेले अणु का इतना बड़ा अस्तित्व नहीं, लेकिन जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो उनका कुछ अस्तित्व हो जाता है। जैसे अकेले इंसान का अस्तित्व नहीं है, जब वो एकता में रहता है, समूह में रहता है, तो उसका एक बहुत बड़ा अस्तित्व होता है। और इसी प्रकार से ये जो बहुलक है, ये शब्द बना है पॉली प्लस मर, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा, तो बहुलक जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द पॉली प्लस मर से बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है अनेक, मर का मतलब भाग। जब अनेक भाग आपस में मिलते हैं तो उसका नाम ही बहुलक है। तो पहली बात यहां पर आती है कि बहुलक, जिसको अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। और ग्रीक भाषा के शब्द को इससे यदि इसको तोड़ें तो ये बनता है पॉली प्लस मर, अर्थात अनेक भाग। अर्थात जब अनेक भाग ऑब्लिक अणु मिलते हैं, तो बहुलक का निर्माण होता है। तो बहुलक का निर्माण होता है। पहली बात, बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक की जो क्रिया होती है, जिसमें अकेले अकेले अणु मिलते हैं, उनको बोलते हैं मोनोमर। और जब वो मिल जाते हैं, उत्पाद बनता है, उसका नाम है पॉलीमर। तो यहां पर अगली बात है, बहुलक की क्रिया में भाग लेने वाले अणु को, बहुलक की प्रक्रिया में प्रोसेस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर कहते हैं। अणु को क्या बोलते हैं? मोनोमर, अकेला। एवं प्राप्त उत्पाद को, जो बना उनके भाग लेने पर, एवं प्राप्त उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर, पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब क्या बन गया फिर? ये बहुलक बन गया। प्राप्त उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं। तो यहां पर मैंने अभी तक आपको बताया कि ये जो बहुलक है, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं पॉलीमर, ग्रीक भाषा के शब्द पॉली प्लस मर से बना हुआ है। पॉली का मतलब अनेक, मर का मतलब भाग। अर्थात बहुत सारे भाग, अणु या इकाइयां जब मिलती है तो बहुलक का निर्माण होता है। बहुलकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भाग लेने वाले अणु को मोनोमर कहते हैं, और जो उत्पाद बनता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर को हम एकलक भी कहते हैं। मोनोमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकलक। अच्छा, इस बहुलकीकरण की यदि विशेषता की बात करें कि इसके अंदर क्या विशेषता है, तो अगली बात देखें, मिटा रहा हूं मैं इसको। बहुलकीकरण की प्रक्रिया में
जो विशेषताएं होती है उसकी अपन बात करें तो देखो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे यहां पर कि अकेले से ज्यादा मिलने से पहचान बनी, और इसीलिए देखो बहुलक जो है चाहे रेसे प्लास्टिक वर्तमान दैनिक जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, जिनको अपन सुबह से लेकर और रात तक कई रूपों में काम में लेते हैं। प्लास्टिक जिंदगी के अंदर तरह तरह की चीजें उसकी आती है। रेसे चाहे वो प्राकृतिक रेसे हो, चाहे वो आप कह दीजिएगा संश्लेषित रेसे हो, वो भी आपके तरह तरह से काम में आते हैं। चाहे कपड़े हो, चाहे बेड हो, चाहे अपन खाना खा रहे हैं, चाहे प्लास्टिक, इतनी सारी चीजें इनकी बनी हुई है। इसलिए दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, अपन को इसके बारे में नॉलेज वैसे भी होनी चाहिए। अगली बात, बहुलकीकरण की जो विशेषता है उसके बारे में मैं बता रहा हूं, तो यहां पर लिख रहा हूं बहुलकीकरण की विशेषताएं। बहुलकीकरण की विशेषता, क्या क्या विशेषता होती है, ध्यान दीजिएगा। एक तो नंबर 1, जब बहुलकीकरण हो जाता है तो किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता। एक बार ज्वाइंट हो गए ना तो हो ही गई। जब आ गए ना पाड़े में आ गए ना, तो उसके बाद में निकलने का नाम नहीं है। किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता, निष्कर्षण नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात, बहुलकीकरण की विशेषता कि कोई भी जो अणु है उसका निष्कर्षण नहीं होता है। एक तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि किसी भी अणु का यहां पर निष्कर्षण नहीं होता है। अच्छा, एक जो बात दूसरी है यहां पर बहुलकीकरण की विशेषता के अंदर कि बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। बहुलक का अणुभार मूल यौगिक जो भाग ले रहे हैं, मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। अणुभार का क्या होता है? गुणक होता है। इसलिए कभी भी देखना बहुलकीकरण की जो अभिक्रियाएं होती है तो अभिक्रिया में यहां पर अपन ऐसे n लिखते हैं, लेकिन जब बहुलकीकरण हो जाता है तो ऐसे करके यहां पर अपन n लिखते हैं ब्रैकेट के बाद में। ये प्रोसेस होता है अभिक्रिया का, इधर यहां n तो बाद में ये n। तो बहुलकीकरण की ये दो महत्वपूर्ण विशेषता है। पहली विशेषता बहुलकीकरण की, कि किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है और बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। हर चीज को आपको ध्यान रखनी चाहिए। नोट्स फॉर्म के अंदर आप खुद लिख सकते हो, धीरे धीरे सब कुछ चीजें हो जाती है। लेकिन जो बच्चा सतत रूप से वीडियोज को देख रहा है और लगातार जुड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर उसको फायदा होगा। जो देख नहीं रहा तो एक साथ पढ़ाई कभी होती भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, फिर उस बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, इसके बाद में अगली जो बात आती है वो है बहुलक के प्रकार। बहुलक के प्रकार, तो यहां पर देखो कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला, उसका नाम था रेसे, और रेसे में से क्वेश्चन आपके दोनों रीड के अंदर से आया था। प्लास्टिक जो है ये बहुलक के अंदर अपन पढ़ेंगे। उस प्लास्टिक के अंदर से सीटेट में से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, रीड के अंदर से नहीं आया। संभावित इस बार आ जाए। नॉलेज पूरी होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ाई को खुद के अनुसार देखिएगा कि अपन कितना जानते हैं। केवल फॉर्मेलिटीज न करें, फॉर्मेलिटीज में परीक्षा फॉर्मेलिटीज ही होगी, इसको अच्छे से याद रखें। जो सच्चाई है उसको सहन करना सीखें, सच्चाई है उसको मानना सीखें, कमियां हैं उनको दूर करना सीखें। बार बार अपन इतना कहते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं पर कोई न कोई कारण है। और एक टीचर का उद्देश्य होता है कि वो हमेशा अपने विद्यार्थियों को उठाने के लिए अच्छे प्रयास करें, और उसी सकारात्मक प्रयास के अंदर मैं लगातार अपना कैसे भी समय है उसको निकाल के और आपको यहां पर नॉलेज देता हूं। इसलिए आपका यह फर्ज है कि आप उसको ढंग से पढ़ें, पदस्थापित होने के बाद में सुखद समाचार मुझे सुनाएं कि गुरुजी हम यहां पर पदस्थापित हैं, और यह फिर एक बहुत बड़ी मेरे लिए फक्र की बात होती है। आगे देखिएगा बच्चे लालो, बहुलक के प्रकार। बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुलक के प्रकार में सबसे पहले अपन कर रहे हैं सामान्य वर्गीकरण। नॉर्मल, इसको यदि अपन बहुलक को तोड़े तो बहुलक का पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो नॉर्मल है, सामान्य वर्गीकरण। और सामान्य रूप से जो बहुलक होते हैं उनको अपन 3 प्रकार से तोड़ रहे हैं। तो बहुलक का सामान्य वर्गीकरण, सबसे पहले अपन बात करें प्राकृतिक बहुलक।
दूसरे यदि अपन बात करें तो संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। तीसरा कहे तो आप अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसा नाम लिख रहा है ना, आधा सा है आधा सा नहीं है, भाई एक तो नेचुरल हो गया, एक सिंथेटिक हो गया। ये अर्ध संश्लेषित मतलब पूरी तरह से संश्लेषित भी नहीं है और प्राकृतिक भी नहीं है। जैसे शिव भगवान, शिव जी को क्या बोलते हैं? अर्धनारीश्वर है। आधा शरीर शिव जी का कैसा और आधा शरीर कैसा, कई बार फोटो में नहीं देखते, तो ऐसे ही अर्ध संश्लेषित। तो बहुलक के सामान्य यदि अपन वर्गीकरण की बात करें तो बहुलक तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे इनके उदाहरण की बात करें कपास, सिल्क, ऊन, रबड़, इसके एग्जाम्पल जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, कपास, ऊन, रबड़, सिल्क, जूट, सन, ये आपके कहलाते हैं कौन से? प्राकृतिक बहुलक। क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखें। इसी प्रकार से सेल्यूलोज, कपास है वो बोलते हैं सेल्यूलोज, रेशम जूट, सिल्क, ये आपके रेशम जूट भी आता है, अलग से जूट की जगह रेशम जूट भी आ सकता है, रेशम जूट, तो ये आपके कहलाते हैं प्राकृतिक बहुलक। कपास, वापिस बोल रहा हूं, कपास, ऊन, रबड़, सिल्क, जूट, सन, रेशम जूट, ये सब के सब आपके कहलाते हैं प्राकृतिक बहुलक। अच्छा, इसके बाद में संश्लेषित बहुलक प्रयोगशालाओं में कम भार वाले अणुओं से बनाए जाते हैं। बहुलक का मतलब यही होता है कि कम भार वाले, अर्थात एक लक्ष्य बहुलक। तो इसके बारे में याद रखें, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में कम भार वाले अणु, और बताओ बहुलक में जो शुरुआत में अणु होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनोमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकलक। कम भार वाले एकलक से बनाया जाता है। याद रखना, बहुलक में जो मोनोमर होते हैं, भाग लेने वाले अणु को मोनोमर, और हिंदी में उनको क्या बोलते हैं? मोनोमर को क्या बोलते हैं? बोलो, एकलक। और ये जो छोटे छोटे अणु हैं, एकलक एकलक मिलके ही बहुत सारे जब ये मिल जाते हैं तो बताओ क्या बनते हैं? पॉलीमर, और उसी का नाम क्या है? बहुलक। तो प्रयोगशालाओं में कम भार वाले अणुओं या एकलक से बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं? बोलो, संश्लेषित बहुलक। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके नाइलॉन, रेशे वाले में मैंने पढ़ाया था, जैसे आपके पॉलिस्टर, नाइलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, जैसे आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी क्या होता है ना, पाइपरी, जैसे आपके पॉलीथीन, पॉलीथीन, ये सब के सब आपके संश्लेषित बहुलक के अंदर आते हैं। नाइलॉन हुआ, पॉलिस्टर हुआ, पीवीसी हुआ, पॉलीथीन हुआ, ये सब के सब आपके कहलाते हैं कौन से बहुलक? आपके संश्लेषित बहुलक। अच्छा, इसके बाद में अर्ध संश्लेषित बहुलक, प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रूपांतरित करके सुधारा जाता है। अर्ध संश्लेषित तो होते तो ये प्राकृतिक है, लेकिन इनमें कुछ सुधार करते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक, इसके बारे में बता रहा हूं। प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलकों को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, मैं बोल रहा हूं इधर दिख नहीं रहा, तो क्रियाओं के द्वारा सुधार कर, क्रियाओं के द्वारा सुधार कर बनाया जाता है। तो याद रखें, इसका नाम ही है अर्ध संश्लेषित, इसका मतलब प्राकृतिक। तो प्राकृतिक बहुलकों का रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सुधार कर जो बनाते हैं उनका नाम है अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसके यदि उदाहरण की बात करें, जैसे गन कॉटन, मैं यहां पर इसके उदाहरण लिखूं, जगह नहीं है, एक बार उतार लीजिएगा। अर्ध संश्लेषित बहुलक के नीचे जगह नहीं है, एक बार इसको उतना उतार लीजिएगा, फिर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। अच्छा, अब देखो आप यहां पर इसके एग्जाम्पल की अपन बात कर रहे हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण यहां लिख रहा हूं मैं, इधर ध्यान देना, इसके उदाहरण यहां पर ले रहा हूं। तो इसके उदाहरण जैसे गन कॉटन, गन कॉटन उदाहरण अर्ध संश्लेषित बहुलक की। सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है, यह अपने आप में एक क्वेश्चन है। सेल्यूलोज का
नाइट्रो व्युत्पन्न, रेसे में पढ़ाया था सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न जो होता है वो होता है घन कॉटन। इसके अलावा इसका उदाहरण है लेदर, अर्ध संश्लेषित बहुलक का। इसके अलावा इसका उदाहरण है आपके वल्कनीकृत रबड़, वल्कनीकृत रबड़ इसका एक उदाहरण है। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक के महत्वपूर्ण एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, घन कॉटन, जो सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है, सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न। इसके अलावा आपके लेदर है, वल्कनीकृत रबड़ है, सेलोफेन है, सेल्यूलो डाई एसीटेट, सेलोफोन, और एग्जाम्पल की बात करें सेलोफेन, ये भी इसका एग्जाम्पल है। सेल्यूलोज है ये, सेल्यूलोज, सेलोफेन, ये इसके अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण है। सेल्यूलोज डाई एसीटेट भी अपन लेते हैं, सेल्यूलोज मैं बोल रहा हूं डाई एसीटेट। हल्का सा याद रखें कि कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक के उदाहरण की बात करें, घन कॉटन जो होता है सेल्यूलोज का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है। इसके अलावा लेदर है, वल्कनीकृत रबड़ है, सेलोफेन है और सेल्यूलोज डाई एसीटेट, ये सब आपके कहलाते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये आपके कहलाते हैं संश्लेषित बहुलक, और ये आपके कहलाते हैं एग्जाम्पल जो कपास, ऊन, रबड़, सिल्क, जूट, सन, रेशम, जूट, ये सब आपके कहलाते हैं प्राकृतिक बहुलक। और ये बहुलक का अपन ने पहला वर्गीकरण किया, और वो कौन सा वर्गीकरण है बच्चों? सामान्य वर्गीकरण। एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, आगे अपन इसके आगे और बढ़ा रहे हैं। राइट ऑफ कर रहा हूं मैं। बहुलक का दूसरा वर्गीकरण कर रहे हैं अपन, सेकंड वर्गीकरण। तो ये आपको याद रहे, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल सर यही पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, थ्योरी सी है, ध्यान रखना है कि यार ये है। एक बार यदि आपने देख लिया, मैं बोल रहा हूं, समझ लिया, तो याद आ जाता है परीक्षा में सवाल को देखते ही। लेकिन यदि आपने उसको देखा ही नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई को जितना समय है पढ़ाई में दीजिएगा। एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें स्थापित हो जाएगी। वीडियो जितने भी पहले के भी, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गुरुजी हमने सेकंड टाइम रिवीजन शुरू कर दिया, वीडियोस को वापस देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये बेहतर है, आपको एक एक दिमाग में चीज फीड रहेगी, मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं, वो सब है। और सब कुछ ये बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक से है, मैं केवल पढ़ाता भी उसी से हूं, बोर्ड और एनसीईआरटी। जो आपका मूल है, मैं आपको फिर बता दूं, सब कुछ इस परीक्षा का आधार वही है। आपने उसको संभाल लिया तो आप खुद समझ जाओगे, खुद निखर जाओगे, खुद बन जाओगे। लेकिन यदि उन किताबों को आपने नहीं संवारा तो बिखरने के अंदर टाइम नहीं लगेगा, संवरने की जगह बिखर जाएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों। अच्छा, बहुलक का दूसरा वर्गीकरण मैं बता रहा हूं। तो सेकंड वर्गीकरण पहला एम एल लिया सामान्य वर्गीकरण जैविक आधार पर। इसका नाम बोल रहा हूं मैं जैविक आधार पर। तरीका है ये, जैविक आधार पर बहुलक के प्रकार। जैविक आधार पर भी बहुलक जो है ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो जैविक आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। जैव बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक, एक होता है जैव बहुलक, एक होता है जैव निम्नीकृत बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक, निम्नीकृत बहुलक, और एक होता है जैव अनिम्नीकृत बहुलक, अनिम्नीकृत बहुलक। तो याद रहे, एक होता है जैव बहुलक, एक होता है जैव निम्नीकृत बहुलक, और एक होता है अजैव। इसको आप जैव अनिम्नीकृत की जगह बोल दो अजैव, जैविक नहीं होता ये, इसलिए बोलते हैं अजैव निम्नीकृत बहुलक, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, अजैव निम्नीकृत बहुलक। और थोड़ा साफ सा लिखूं मैं इसको, अजैव निम्नीकृत बहुलक। तो 3 प्रकार के हो गए, जैव बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक और अजैव निम्नीकृत बहुलक। अच्छा, जैव बहुलक जिनको अपन बोलते हैं बायोपॉलीमर, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं जो जीव जंतु और वनस्पतियों में पाए जाते हैं। बायोपॉलीमर नाम इनका है, बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर। इसके बारे में लिख रहा हूं, ये प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं जो
प्राकृतिक होते हैं जो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों में पाए जाते हैं, वनस्पतियों में पाए जाते हैं। तो जैव बहुलक के अंदर याद रखें प्राकृतिक बहुलक होते हैं ये, जो जीव जंतु और वनस्पतियों में पाए जाते हैं। और ये बहुलक वृद्धि और विकास के लिए क्यों जरूरी है हमारे लिए? वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ये बहुलक वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं, विकास में सहायक होते हैं। ये आपके जैव बहुलक के अंदर पता होना चाहिए। तो जैव बहुलक, परीक्षा में आया जैव बहुलक के बारे में सत्य और असत्य कथन है, तो ये बात है। प्राकृतिक बहुलक होते हैं जो जीव जंतु और वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ये बहुलक वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। कौन से बहुलक? जैव बहुलक कहते हैं। जैसे आपके प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, लिपिड है। मैं एक बार मिटा दूं, यहां तक उतार लिया हो तो जल्दी से उतारो। अच्छा, अब देखो इसके एग्जाम्पल, ताकि इसी को पहले कंप्लीट कर लें, फिर इसको, फिर उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे। तो पूरी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त भी लगता है। वीडियो थोड़े इसलिए अपने बड़े भी होते हैं अन्य से थोड़े से, लेकिन उसका कारण यही है कि अपन चीजों को पूर्णता में ले रहे हैं। अच्छा, इसके यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, वसा, लिपिड, ये इसके आपके जैव बहुलक के उदाहरण कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड एक उदाहरण ये भी है इसका, पॉलीसैकेराइड, ये आपका उदाहरण है। तो जैव बहुलक जो अपने वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, पॉलीसैकेराइड। अब बात आता है जैव निम्नीकृत बहुलक। ये प्राकृतिक अथवा संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इनका जीवाणुओं द्वारा छोटे अणुओं में विघटन हो जाता है। तो यहां पर याद रखें, ये जैव निम्नीकृत में ये प्राकृतिक अथवा संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पहली बात तो जैव निम्नीकृत बहुलक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जबकि ये केवल प्राकृतिक ही होते हैं। इसमें याद रखें, ये प्राकृतिक अथवा संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इनका जीवाणुओं द्वारा, जैव निम्नीकृत बहुलक में बात है, इनका जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया जीवाणुओं द्वारा छोटे अणुओं में विघटन हो जाता है, छोटे अणुओं में विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। छोटे अणुओं में क्या हो जाता है? इनका विघटन हो जाता है, इसलिए ये कहलाते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। तो यहां पर याद रहे, इनका जीवाणुओं द्वारा छोटे अणुओं में विघटन हो जाता है। अब इनके उदाहरणों की बात करें कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो आपके जैव निम्नीकृत बहुलक में आते हैं। तो मैं मिटा रहा हूं इसको। रेशे वाले में मैंने आपको बताया था PLA, पॉलिक लैक्टिक अम्ल, उदाहरण। तो इसके उदाहरण मैं बोल रहा हूं, पॉलीलैक्टिक अम्ल, एग्जाम्पल पॉलीलैक्टिक अम्ल। रेशे वाले में मैंने समझाया था, यदि आप बच्चे देख रहे हो तो। पॉलिक लैक्टिक अम्ल बोलते हैं PLA, पॉलीलैक्टिक अम्ल। और बच्चों आपको मैंने वहां पर बताया था, ये पॉलीलैक्टिक अम्ल जो होते हैं ये आपके टांके में काम में आते हैं, ऐसे टांके जिनको हटाना पड़ता है, तो चिकित्सा में टांके लगाने में काम में लेते हैं इनको। अच्छा, इसके अलावा इसके उदाहरण है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, ये भी मैंने पढ़ाया था वहां पर, ग्लाइकोलिक अम्ल। इसके उदाहरण चल रहे हैं ये PGA ग्लाइकोलिक अम्ल, गलने वाले टांके बनाते हैं इनसे, बताया था मैंने। तो पॉलीलैक्टिक अम्ल हुआ,
पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल हुआ, और एक मैंने बताया था कैप्सूल जो बनते हैं पॉलीकैप्रोलैक्टोन की, पॉलीकैप्रोलैक्टोन आपके जो कैप्सूल होते हैं कि नहीं होते कैप्सूल, वो बनते हैं PCl, और ये सबके सब आपके कहलाते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण और है इसका, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट PHLV। तो मैं बोल रहा हूं पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट PHBV से बोलते हैं इसको, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट। तो ये आपके कहलाते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। तो इसको आपको मैंने बताया था, लगने वाले टांके होते हैं ये हटाते हैं जिनको, PGL से बताया था रेशे में गलने वाले टांके, L से लगने वाले टांके, और PCL का मतलब कैप्सूल जो बनते हैं ये आपके अंदर शरीर के अंदर ही गल जाते हैं जैविक क्रियाओं के द्वारा, इसलिए बोलते हैं इनको जैव निम्नीकृत बहुलक। अब इसके बाद में आता है अजैव निम्नीकृत बहुलक। तो देखें अजैव निम्नीकृत बहुलक जो साइड में आपके तीसरे नंबर पर है, ये संश्लेषित बहुलक होते हैं तथा इन बहुलकों का जैव निम्नीकरण नहीं होता, विघटन नहीं होता है, और ध्यान रखें ये संश्लेषित बहुलक होते हैं। तो एक बार इसको थोड़ा सा मैं जगह करूं, इसके बारे में लिख रहा हूं इसलिए इसको हटाना पड़ेगा ताकि उसके बारे में लिख दें, क्योंकि वो बेचारा कोने में चला गया, वो प्रकार कोने में चला गया, बोर्ड उधर छोटा पड़ गया, तो वो बेचारा क्या करे। तो भाई तू खिसक पाप, मुझको तो समझाने दे, तेरा काम तो हो गया, थोड़ी जगह तो दे तू। तो यहां पर एक जगह करके अपने इसको लेके आ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं बोल रहा हूं, इसके बारे में यहां पर मैं लिख के इधर लिख रहा हूं, ये संश्लेषित होते हैं। पहली बात, ये संश्लेषित होते हैं, ये आपके संश्लेषित होते हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात ये आपके 100% प्राकृतिक है। बीच वाले जो आपको मैंने बताए थे जैव निम्नीकृत बहुलक, वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक संश्लेषित, लेकिन ये जो है अजैव निम्नीकृत बहुलक, याद रखें ये संश्लेषित होते हैं, संश्लेषित बहुलक है, और इन बहुलकों का जैव निम्नीकरण नहीं होता है। इन बहुलकों का जैविक क्रियाओं द्वारा विघटन नहीं होता, इन बहुलकों का जैव निम्नीकरण नहीं होता है, जैव निम्नीकरण नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं अजैव, जैव के द्वारा नहीं होता। ए का मतलब नहीं, ए का मतलब नहीं, जैसे बोलते हैं अनाथ, अनाथ जिसका नाथ नहीं है, अनाथ है, ऐसे अजैव तो जैविक क्रियाओं के द्वारा। तो इन बहुलकों का जैव निम्नीकरण नहीं होता है। अच्छा, तो ये संश्लेषित होते हैं और इन बहुलकों का जैव निम्नीकरण नहीं होता, इसलिए जैव के आगे क्या लग दिया, ए का मतलब जैविक क्रियाओं के द्वारा इनका विघटन नहीं होता है। तो ज्यादातर अपन लगाते हैं ना उपसर्ग लगाते हैं, तो ए लगाते हैं, ए का मतलब नहीं होता है। अनाथ अर्थात जिसका नाथ नहीं, लेकिन हर जगह लागू नहीं होता। अकेला, अब अकेला का मतलब ये थोड़ी जो केला नहीं है, कि जो केला नहीं है वो अकेला है, हर जगह थोड़ी बनते हैं ऐसे। अच्छा, तो अजैव अर्थात जो जैविक क्रियाओं के द्वारा इनका विघटन नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें, पॉलीथीन है, अब प्लास्टिक विघटन नहीं होता, पीवीसी है, पॉलीथीन हुआ, पीवीसी हुआ, बेकेलाइट हुआ, टेफ्लॉन हुआ। बेकेलाइट पढ़ेंगे, प्लास्टिक के नाम है बेकेलाइट, टेफ्लॉन, नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं टेफ्लॉन। तो आपके पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, टेरिलीन, ये सब के सब आपके कौन से बहुलक है, अजैव निम्नीकृत बहुलक। टेरिलीन जिसको अपन डेक्रोन बोलते हैं, रीड 2018 के अंदर टेरिलीन किससे बनता है, मैंने रेशे वाले में बताया था, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथ्रिक अम्ल से बनता है, इसलिए इसको टेरिलीन डेक्रोन कहते हैं। और एक क्वेश्चन आपके पिछली रीड के अंदर आया भी था कि टेरिलीन अर्थात डेक्रोन किससे बनाया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथ्रिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता है, जो एक पॉलिस्टर का उदाहरण होता है टेरिलीन। तो ये आपके अजैव निम्नीकृत बहुलक की बात हो गई। तो ये अपन ने बहुलक के दूसरा प्रकार पढ़ा कि बहुलक जो है वो सेकंड बहुलक का वर्गीकरण जैविक आधार पर अपन ने किया। अच्छा,
इसके बाद में आगे देखिएगा, मिटा रहा हूं मैं। तो ये अपन ने अजैव निम्नीकृत बहुलक की यहां पर जो इसके नीचे जगह थी, मतलब इसके बारे में यहां पर अपन ने लिखा है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये आपके बहुलक के दो अपन ने महत्वपूर्ण प्रकार पढ़े कि बहुलक जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका वर्गीकरण करते हैं। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें और बनते हैं बहुलक के अंदर। तो दो तो अपन ने इसके क्लासिफिकेशन पढ़े, उसके बाद में आप कहोगे गुरुजी कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो देखिएगा। तो यहां पर सवाल और कैसे बनते हैं, तो यहां पर मैं नोट के रूप में लिख रहा हूं आपको। नोट, प्राकृतिक बहुलक, जो बहुलक अपन ने पढ़े थे उन बहुलकों में कौन कौन से ऐसे बहुलक हैं, वो किसका बहुलक होता है। तो यहां पर मैं नोट के अंदर आपको बता रहा हूं, प्राकृतिक बहुलक में कपास, ये जो कपास जिसको अपन बोलते हैं रुई, ये कपास, इसको सेल्यूलोज भी कहते हैं, सेल्यूलोज, कपास या सेल्यूलोज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कपास या सेल्यूलोज पर। बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। बड़ी संख्या में ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, कार्बोहाइड्रेट, बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है या उससे बनता है, मतलब यो कह दीजिए उसका बहुलक होता है, द्वारा निर्मित होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कपास या सेल्यूलोज जो होता है किसके द्वारा निर्मित होता है, तो आप बताओगे ग्लूकोज की इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। तो बड़ी संख्या में ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट की इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। प्रोटीन, प्राकृतिक बहुलक में कुछ महत्वपूर्ण है, अलग से नोट पढ़ा रहा हूं मैं। प्रोटीन, आए हुए सवाल है सब। एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, बायो में भी पढ़ते हो आप। एमिनो अम्ल का बहुलक, एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। रबड़, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कौन किसका बहुलक होता है पता होना चाहिए, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। डीएनए आरएनए ये न्यूक्लियोइडों का बहुलक होता है। डीएनए आरएनए न्यूक्लियोइडों का बहुलक होता है। ये आपके अलग से क्वेश्चन आते हैं प्राकृतिक बहुलक में। कपास उतार लीजिएगा। सेल्यूलोज जो बड़ी संख्या में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। डीएनए आरएनए न्यूक्लियोइडों का बहुलक होता है। और रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अच्छा, उतार लिया होगा ये, जल्दी करें थोड़ा सा। हाँ भाई, अब देखें आप आगे अगली बात। अगला नोट, रबड़ के बारे में अलग से क्वेश्चन आता है। रबड़ आप जानते हो प्राकृतिक बहुलक है और रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन से मिलता है रबड़। तो आइसोप्रीन का बहुलक है तो इसके बारे में अलग से क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको रबड़ के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर आगे जो बात आती है ये आती है किसकी, रबड़ की। तो रबड़, प्राकृतिक जो रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ वृक्ष से द्रव रूप में मिलता है। वृक्ष से द्रव रूप में मिलता है। इसे मतलब एक तरह से दूध सा होता है, जैसे आपके आंकड़ा होता है ना, आंकड़े को तोड़ देते हैं दूध सा टपकता है, ऐसे ही वृक्ष से द्रव रूप में मिलता है।
इस द्रव को लेटेक्स या शीर कहते हैं। लेटेक्स या शीर कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ वृक्ष से द्रव रूप में मिलता है, इसे लेटेक्स या शीर कहते हैं। ये जो द्रव रूप में जो दूध सा मिलता है उसे लेटेक्स या शीर बोलते हैं। अगली बात, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, रबड़ के पेड़, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, रबड़ के बारे में क्वेश्चन आता है। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन रबड़ के पेड़, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन रबड़ के पेड़ हेविया ब्रेसिलियोन्सिस, हेविया नाम है इसका बड़ा अजीब सा, हेविया लियोन्सिस एवं गट्टा पार्चा, पेड़ों के नाम है इसकी गट्टा पार्चा। तो यहां पर मैं लिखा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन रबड़ के पेड़ हेविया ब्रेसिलियोन्सिस एवं गट्टा पार्चा से प्राप्त दूध या द्रव से किया जाता है। पेड़ों के नाम है एवं गट्टा पार्चा से प्राप्त द्रव, और इस द्रव को अपन ने क्या बोला था अभी, लेटेक्स द्रव कह दो या दूध से करते हैं, तो से प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किससे प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन रबड़ के पेड़ हेविया ब्रेसिलियोन्सिस एवं गट्टा पार्चा से प्राप्त द्रव या दूध से किया जाता है, से किया जाता है। रबड़ के बारे में बात चल रही है, महत्वपूर्ण है रबड़ के बारे में, तो उतारिएगा ये रबड़ के बारे में चीज चल रही है। अच्छा, तो प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन रबड़ के पेड़ जो होता है हेविया ब्रेसिलियोन्सिस एवं गट्टा पार्चा से प्राप्त दूध, इस दूध को अपन बोलते हैं शीर या लेटेक्स से किया जाता है। ये जो रबड़ के पेड़ हैं ये भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका में मिलते हैं। तो अगली बात मैं रबड़ के बारे में बताऊं, रबड़ के पेड़ कहां कहां मिलते हैं, रबड़ के पेड़ ज्यादातर कहां मिलते हैं, मुख्यतः भारत में मिलते हैं, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक रबड़ की बात चल रही है कि रबड़ के पेड़ कहां पाए जाते हैं। तो रबड़ के पेड़ मुख्यतः भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो शीर होता है, रबड़ का जो दूध होता है पेड़ का, ये रबड़ का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है। शीर रबड़ का, बहुत महत्वपूर्ण बात, शीर जो होता है, ये रबड़ का जो दूध है लेटेक्स, रबड़ का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है। कभी पढ़ेंगे ये कोलाइडी क्या होते हैं, विलियन क्या होते हैं, कोलाइडी क्या है। तो शीर रबड़ का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है, ध्यान रखें, वहां पर डिटेल में आएगा ही। तो शीर जो होता है, ये रबड़ का जो दूध जिसको लेटेक्स कहते हैं, ये रबड़ का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है। अच्छा, प्राकृतिक रबड़ का उपयोग जूते, बरसाती कोट, गोल्फ की गेंद आदि बनाने में किया जाता है। तो अब आपकी बात आती है कि इस प्राकृतिक रबड़ का उपयोग कहां करते हैं। तो प्राकृतिक रबड़ का उपयोग कोट, बरसाती कोट, रेनकोट जिसको बोलते हैं, बरसाती कोट, जूते, गोल्फ की गेंद, गोल्फ होती है ना, गोल्फ गेम का नाम सुना होगा कभी, गोल्फ, उसकी गेंद नाने बनाने में
किया जाता है, बनाने में किया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है इसका उपयोग बरसाती कोट, जूते, गोल्फ की गेंद आदि बनाने में किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में आगे देखो आप, रबड़ का जो दूध होता है जिसको अपन लैटेक्स कहते हैं, इसमें एसिटिक अम्ल मिलाकर इसे ठोस में बदल सकते हैं, परंतु इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है। तो अगली बात मैं लिख रहा हूं, लैटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर, रबड़ का जो दूध होता है लैटेक्स, जिसको अपन शीर कहते हैं, दूध का नाम है शीर, दूध का नाम क्या है? शीर। तो रबड़ के दूध, जिसको शीर या लैटेक्स कहते हैं, तो रबड़ के शीर में, शीर कह दो चाहे लैटेक्स कह दो, शीर या लैटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर इसे ठोस में बदला जा सकता है। इसे ठोस बना देते हैं दूध को, मतलब इसका ये सॉल्यूशन होता है, विलयन है, इसको ठोस में बदल सकते हैं। एसिटिक अम्ल मिलाकर इसे ठोस में बदला जा सकता है, परंतु क्या होता है कि इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है, ज्यादा तनता नहीं है। इसलिए इसकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए रबड़ के अंदर फिर अपन गंधक मिलाते हैं, और गंधक मिलाने का जो तरीका है उसी का नाम है वल्कनीकरण। सुना होगा कभी। तो इसकी ठोस में बदला जा सकता है, परंतु इसकी तनन सामर्थ्य क्या होती है? परंतु इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है, अतः कम होती है। तनन सामर्थ्य क्या होती है? कम। अतः तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, रबड़ तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं। बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं, जिसे वल्कनीकरण कहते हैं। तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए रबड़ में सल्फर मिलाकर इसे गर्म करते हैं। सल्फर, गंधक, सल्फर का हो चाहे गंधक का हो, रबड़ में सल्फर या गंधक मिलाकर गर्म करते हैं, जिसे वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण कहा जाता है। तो याद रहे, रबड़ के शीर या लैटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर इसे ठोस में बदला जा सकता है, परंतु इसकी तनन सामर्थ्य कम होती है। अतः इसकी तनन सामर्थ्य और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रबड़ में सल्फर मिलाकर इसे गर्म करते हैं, और इसे अपन वल्कनीकरण कहते हैं। इस क्रिया का नाम है वल्कनीकरण। और वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबड़ की द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं गंधक के साथ क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है। याद रखें, वल्कनीकरण जो होता है उसमें रबड़ की द्विबंध युक्त जो श्रृंखलाएं हैं गंधक के साथ क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है। तो अगली बात मैं बता रहा हूं, उतार लीजिएगा। मिटा रहा हूं। वल्कनीकरण, अगली बात इसमें, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ की द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं गंधक के साथ वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ की द्विबंध, डबल बॉन्ड, द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं गंधक के साथ क्रॉस बंध
क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है, गंधक के साथ क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है। अब देखो द्विबंध से क्रॉस बंध बन गए तो पक्का है रबड़ क्या हो गया, मजबूत हो गया। श्रृंखलाएं गंधक के साथ क्रॉस बंधों के द्वारा जुड़ जाती है, जिससे रबड़ क्या हो जाता है, जिससे रबड़ कठोर हो जाता है। कठोर मजबूत बोल दो, कठोर एवं मजबूत हो जाता है। तो याद रखें कि वल्कनीकरण में क्या होता है, क्वेश्चन आता है। तो याद रखें वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबड़ की द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं ये परस्पर गंधक के साथ, द्विबंध युक्त श्रृंखलाएं परस्पर गंधक के साथ क्रॉस बंधों द्वारा जुड़ जाती है, जिससे रबड़ जो है ये कठोर हो जाता है, कम घिसने वाला होता है, मजबूत हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उतार लिया होगा ये। अब देखें आप आगे की बात। ये जो रबड़ है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। तो इसकी मैं एक अभिक्रिया बता देता हूं। वैसे अभिक्रिया खास महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे कि कैसे क्या है, एक आइडिया सा लग जाएगा कि रबड़ के अंदर कैसे आइसोप्रीन से कैसे रबड़ बनता है। हाँ भाई, तो रबड़ जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़, पहले लिख दूं एक लाइन वापिस, रबड़ कॉमा आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अपन ने पहले पढ़ा था, ये महत्वपूर्ण बात है। रबड़ जो है ये किसका बहुलक होता है बच्चों, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अब ये देखो रबड़ जो आइसोप्रीन का बहुलक है इसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो याद रहे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH2। मतलब याद कैसे रहेंगे, CH2 डबल बॉन्ड इधर भी है और CH2 डबल बॉन्ड इधर भी है, और ये डबल बॉन्ड CH। अब यहां पर देखो कार्बन की 4 संयुजकता होती है। तो देखो यहां पर ये कार्बन की 2 और 2 4, इस कार्बन की भी देखो आप 2, एक ये 3 और एक इधर से जुड़ रहा है 4, इसकी भी देखो आप 2 3 4, इसकी भी देखो 3 और 1 4, इसकी भी देखो 2 और 2 4। ये आपका कहलाता है आइसोप्रीन। क्या कहलाता है ये, आइसोप्रीन। और ये आइसोप्रीन जो है, क्योंकि आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो अब यहां पर क्या होगा, इस आइसोप्रीन में याद रखें ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां पर पहुंच जाता है। तो क्या होगा बताओ, CH2 ये CH डबल बॉन्ड यहां पर हो गया C, CH3 और ये हो जाएगा CH2। ये यहां पर देखें इसके अंदर ये डबल बॉन्ड यहां से उठ के यहां पर शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर पहुंच गया और ये दोनों, ये वाला इधर काट जाता है, केवल ये यहां से उठकर यहां पर आ जाता है। क्लियर। तो ये हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड C, CH3 और ये हो गया CH2। ये आपके N गुणक हो गया। इसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन, क्योंकि याद रखो मोनोमर और मोनोमर से बनते हैं पॉलीमर, तो इसका नाम है पॉली आइसोप्रीन। और पॉली आइसोप्रीन इसी का नाम है रबड़। इसी का नाम क्या है बच्चों, रबड़। तो ये इसकी अभिक्रिया है ये, और अभिक्रिया को याद रखें, आइसोप्रीन N CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH2। और इसका जब बहुलकीकरण हुआ तो बहुलकीकरण की जो क्रिया होगी, उस बहुलकीकरण की क्रिया में यहां पर ये आपके डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, और डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के पश्चात यहां पर ये पॉली आइसोप्रीन या रबड़ बन जाता है। तो ये अपन ने इस रबड़ के बारे में पढ़ा, इस रबड़ के बारे में अभिक्रिया कैसी होती है। अच्छा, इसके बाद में एक नोट और आपको मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं। ये प्राकृतिक रबड़ के बारे में अभिक्रिया ये वैसे खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि आइसोप्रीन से कैसे पॉली आइसोप्रीन अर्थात रबड़ मिलता है, क्योंकि बोलते हैं ना रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। तो अभिक्रिया कैसे होती है, एक नोट और है, और वो है संश्लेषित रबड़।
ये तो आपके प्राकृतिक रबड़ था, अब है संश्लेषित रबड़। और उस संश्लेषित रबड़ की यदि अपन बात करें, संश्लेषित रबड़ की यदि अपन बात करें तो उस संश्लेषित रबड़ में आता है आपका ब्यूना एस, रबड़ आता है ब्यूना, यानी बड़े लिखते हैं ब्यूना एस। पहला संश्लेषित रबड़ है BUNA, इसको ब्यूना बोलते हैं, ब्यूना एस, मतलब स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबड़, स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबड़, स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबड़ बोलते हैं इसको। ब्यूना एस, ब्यूटाडाइन, एस से स्टाइरिन, एस से क्या बना स्टाइरिन। तो संश्लेषित रबड़ ब्यूना एस, नाम है स्टाइरिन ब्यूटाडाइरिन रबड़, ब्यूटाडाइरिन रबड़। और ये जो ब्यूटाडाइरिन रबड़ है इसका उपयोग करते हैं अपन, आपके पानी के अंदर जब चलते हैं तो जूते अपने नॉर्मल तो गीले हो जाते हैं, लेकिन ऐसे जूते जो पानी में गीले नहीं हो, तो जल प्रतिरोधी जूते बनाने में, जूते शूज नाने बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है ब्यूना एस संश्लेषित रबड़ उपयोग किया जाता है जल प्रतिरोधी जूते बनाने में, और एक इसका उपयोग किया जाता है वाहनों में टायर बनाने में। अच्छा, ये आपका ब्यूना एस एक आपका संश्लेषित रबड़ है। दूसरा जो रबड़ होता है संश्लेषित रबड़ वो है ब्यूना एन। यहां पर था ब्यूना एस और ये क्या है बच्चों, ब्यूना एन। और ब्यूना एन का मतलब नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबड़, नाइट्राइल ब्यूटाडाइलिन रबड़, ये आपके कहलाते हैं ब्यूना एन। तो नाम का याद रखें इसका, नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबड़, डाइइन लिखने में लिख दिया डाइइन रबड़। अच्छा, इसका उपयोग कहां करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्यूना एन का उपयोग कहां करते हैं तो याद रखें, ऑयल सील। आपने कभी देखा कि कई बार जब अपन घी को या तेल को डिब्बों में भरते हैं, तो घी और तेल को डिब्बों में भरते हैं तो भी घी थोड़ा सा रिसा जाता है और बाहर से जो तेल या घी निकल जाता है वो डिब्बा बाहर से चिकना सा हो जाता है। तो उसके क्या करते हैं कि अपन अंदर से सीलिंग करते हैं ऐसे डिब्बों की, उसको बोलते हैं ऑयल सीलिंग। ऐसे आप सोचो कि गैस जो है ये तो और भी ज्यादा तरल है, और उसके अंदर यदि गैस भरेंगे तो गैस में तो यदि कोई छोटा सा भी सुराग हुआ तो गैस तो निकल जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो गैस भरने के जो बर्तन होते हैं, कंटेनर होते हैं, उसमें भी अपन सीलिंग करते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है ब्यूना एन का, इसी में किया जाता है। तो याद रखें, ऑयल सील और गैस किट में उपयोग किया जाता है। ऑयल सील एवं गैस किट में उपयोग किया जाता है। अंदर से सीलिंग करते हैं यो, इसकी गैस किट में उपयोग किया जाता है। ऑयल सील एवं गैस किट में उपयोग किया जाता है, मतलब एक तरह से ये जो आपका गैस का जो ये टैंक है उसका अपन अस्तर बनाते हैं। टैंक का क्या बनाते हैं, अस्तर। टैंक का अस्तर बनाने में, यो कहिएगा, टैंक का अस्तर बनाने में करते हैं। तो ये आपका होता है संश्लेषित रबड़, नाम है इसका ब्यूना एन, और बोलते हैं इसको नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबड़। तो ऑयल सील और गैस किट में उपयोग किया जाता है, टैंक का अस्तर बनाने में काम में लेते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं संश्लेषित रबड़, और अपन ने उससे पहले पढ़ा कौन सा, प्राकृतिक रबड़। तो ये आपको रबड़ के बारे में
पता होना चाहिए कि रबड़ के बारे में, संश्लेषित रबड़ है और ये कहां कहां पर उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों आज अपने ये टॉपिक पढ़ा बहुलक। बहुलक के अपन ने प्रकार देखे और प्रकार में भी दो तरह का अपन ने वर्गीकरण पढ़ा और उसके बाद में मैंने आपको छोटी छोटी सामान्य बातें नोट के माध्यम से बताई है। नोट लिखे कि कौन कौन से यहां पर क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो इतना आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आगे फिर एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।